नमस्कार साथियों। आज हम लोग सबसे पहले एसके झा का पीडीएफ सेट नंबर 2 का सलूशन करेंगे। मात्र 20 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए और ध्वनि का पिच इसके किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का पिच जो निर्भर करता है बाबू, तो ध्वनि का पिच, ध्वनि का दो प्रकार का होता है। पहला तारत्व, दूसरा तीव्रता। तारत्व जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि अगर बात कीजिएगा तीव्रता की बात कीजिएगा तो आयाम पे निर्भर करता है, आयाम पे निर्भरता करता है। तो तारत्व, तारत्व कहने का मतलब है कि तारत्व आवृत्ति पर और तीव्रता आयाम पर, तीव्रता आयाम पे, तीव्रता आयाम पे, तीव्रता आयाम पे, तीव्रता आयाम पे, तीव्रता आयाम पे। यानी कहने का मतलब है कि तीव्रता किस पे निर्भर करता है, आयाम पे निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ती उल्टा होता है, यानी ती रहे क्वेश्चन में और ती अगर रहे तो ती उल्टा रहता है, उल्टा हो जाता है। तो ती एक साथ नहीं होगा, ती एक साथ नहीं होगा, ती साथ नहीं होगा। और तारत्व को हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच यानी कि तारत्व अगर बात करते हैं तो तारत्व किसके पास होगा, तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। एक साथ अगर बात कीजिएगा तो इधर ती और इधर ती दोनों एक साथ नहीं होगा। कहने का मतलब ये अगर ती रहता है इधर से तो आवृत्ति कहलाएगा, अगर यहाँ पे ती है तो ती अगर देखते ही हम लोग आयाम मार देंगे, ती देखते आयाम मार देंगे, क्योंकि ती और ती उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता आप बोला है तो हमने बताया है कि ती उल्टा होता है, इसका मतलब ती नहीं होगा। तो ती यानी कि ये वाला नहीं होगा और इसके बाद हमारा आंसर आयाम आ जाएगा। आयाम यानी कि तीव्रता आयाम पे और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए सबसे पहले तीव्रता की बात कीजिएगा तो ये दूरी को बताता है, अब तारत्व की बात कीजिएगा तो ये मोटा पतला आवाज की बताता है। और तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ती उल्टा होता है, ती उल्टा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और आप बहादुर बच्चे हो तो आपको तो समझ में आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा। स्थिर गति से जा रही खुला कार में, ये देखो खुला कार है, एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर उठा फेंक रहा है। मतलब ये जो है हवा में ये बॉल फेंक रहा है और स्थिर गति से जा रहा, धीरे 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 जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे जा रहा है, इधर से धीरे धीरे जा रहा है। और जब धीरे धीरे से जा रहा है तो इसके बॉल आगे अगर फेंकेगा ना तो इसके हाथवे में गिर जाएगा। आप अमेजिंग कीजिए, आप धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जाने के बाद ठीक बॉल को आप उछलाइएगा तो आपके सामने यानी आपके हाथे में बॉल आ जाएगा, आपके हाथे में बॉल आ जाएगा। अगर आप तेजी से चलते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और एक पर एक बॉल फेंक के बॉल ऊपर उछला दिया और बॉल फेंकने के बाद आप तेजी से भाग गए, तेजी से रफ्तार से भाग गए, रफ्तार से भाग गए तो आपका बॉल जो है आपके पीछे गिर जाएगा, आपका बॉल जो है पीछे गिर जाएगा। आप अमेजिंग कीजिए तो उसके पीछे कब गिरेगा भाई, तो आप तेजी से भाग जाते हैं तो उसके पीछे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, जब त्वरण से चलेगा, बढ़ते वेग से चलेगा तो उसके सामने पीछे गिर जाएगा, उसके पीछे गिर जाएगा। अगर बात कीजिएगा उसके सामने कब गिरेगा, जब एक दिशा से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है और बॉल फेंक दिया और बॉल फेंकने के बाद जो है धीरे जाने लगा, धीरे धीरे और गति, मतलब जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से दर से जा रहा है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और बॉल फेंक दिया हवा में और हवा में फेंकने के बाद जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने लगा। तो इसका मतलब है कि उसके सामने में गिरेगा, उसके सामने में गिरेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके रहा, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करता है। देखिए ऊष्मा की
प्रवाह, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। मान लीजिए कंटेनर है और कंटेनर्स के इसमें पानी भरा हुआ है, तो जब तक इतना ही बड़ा अगर हम कंटेनर रखते हैं तो इससे इसमें पानी आ सकेगा? आप ही बताइए। तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं पानी आएगा। लेकिन हम यहाँ कंटेनर इतना बड़ा रहे और इसके छोटा छोटा मतलब एक कंटेनर और डाल दे लियो, तो उसके बाद जो है इसमें आसानी से घप घप पानी जाएगा, माने ठप ठप जाएगा पानी, अच्छा तरह से जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए पहले थ्योरी देख लीजिए। अगर प्रवाह की बात करते हैं तो प्रवाह और अंतर यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर को विभव कहते हैं और ऊष्मा के प्रवाह के अंतर को ताप कहते हैं, द्रव के प्रवाह के अंतर को अस्तर कहते हैं, जबकि गैस के प्रवाह को घनत्व कहते हैं। तो इस तरह से आप 4 क्वेश्चन याद रखें। पहला, विद्युत धारा के अगर प्रवाह जा रहा है तो विद्युत प्रवाह अगर जा रहा है तो इसका अंतर विभव में होगा। ऊष्मा के प्रवाह के अंतर को हम लोग ताप कहते हैं, जबकि द्रव के प्रवाह के अंतर को अस्तर कहते हैं, और गैस के प्रवाह के अंतर को घनत्व कहते हैं, ना घनत्व कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा आपसे कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या निर्भर करता है। हम लोग पढ़े अभी कि ऊष्मा के प्रवाह के अंतर को ताप कहते हैं, इस तरह से ताप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर उनके अपना तापमान पर निर्भर करता है, सही है। हम लोग आपको थ्योरी भी बता दिए, आप क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए जाना जाता है? तो बात कीजिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, मैं कलर एक बार रेड कर दे रहा हूँ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए कार्य करता है? तो सबसे पहले दायां हाथ और बायां हाथ, आपके हाथ कै गो है? एगो और दूगो। बायां हाथ होगा और एक दायां हाथ होगा। बायां को लेफ्ट कहते हैं और दायां को राइट कहते हैं। तो जब राइट हैंड की बात करेगा तो देखेंगे कि हम जनरेटर किससे स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटर हम हाथ से कौन उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आमतौर पर जनरेटर हम दायां हाथ से चालू करते हैं, तो जनरेटर से हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वही कार्य करता है। लेकिन अगर मोटर की बात करें, सबसे पहले तो प्रतिरोध की बात कीजिएगा, तो प्रतिरोध का जो नियम है ओम चचा का है, ओम चचा से एक प्रस्तुत किया गया है। ट्रांसफार्मर का नियम जो है फैराडे चाचा के द्वारा दिया गया है। और मोटर जो शेष बच गया, मोटर जो है लेफ्ट हैंड के नियम को कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हैंड की। अगर बात करते हैं तो राइट हैंड जनरेटर को स्टार्टअप देता है, तो स्टार्टअप देता है ऑप्शन नंबर बी। तो राइट हैंड जब जनरेटर से निकलता है काम करने के लिए, तो इसका मतलब धारा का भी ये जानता है, धारा का भी काम करता है, और जनरेटर ईएमएफ का भी प्रयोग करता है। आप कहोगे बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर से होगा, क्योंकि जनरेटर दायां हाथ से चलाया जाता है और मोटर बायां, और मोटर जो है लेफ्ट हैंड से प्रस्तुत करता है। शेष जो बचा, अगला क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत है। श्यानता की जब बात करेगा तो श्यानता का मतलब होता है रगड़, और रगड़ का मतलब होता है घर्षण। तो जब गाढ़ा की अगर श्यानता की बात करेगा तो जब रगड़ कब होगा? जब घर्षण अधिक होगा, और घर्षण अधिक होगा तो यहाँ पे श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है। बल्बर क्या है? बल्बर एक रेगिस्तान में पाए जाने वाला है, रेगिस्तान में पाया जाता है। और बल्बर जो पाया जाता है सबसे जो जानवर में, ऊंट में पाया जाता है। और ब्लबर जो मोटा के घनिया जाता है उसी को एक ब्लबर भी कहा जाता है। और ब्लबर का अगर बात कीजिएगा तो सहन वसा की परत को दर्शाता है। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है, तो इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा? एक बात बताइए, आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में जितना आप किया गया आपके द्वारा कंपन,
यानी कि 1 सेकेंड में हम जितना काम करते हैं हमारी की गई कंपन को आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, तो कह रहा है कि 10 सेकेंड में 20 दोलन है, तो 1 सेकेंड में 20/10 और 20/10 का मतलब 2 ही, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आवृत्ति तो वही कहता है ना कि 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना होगा, तो 1 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि 20 पूर्ण दोलन काम कर रहा है 10 सेकेंड में, 20 दोलन काम कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 20/10 और 20/10 का मतलब होता है कि 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अच्छा, एक तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, तो तरंग दैर्घ्य में जब ऐसे अगर ये जा रहा है, अगर जा रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं श्रिंग कहते हैं, और निचलका को कहते हैं गर्त। श्रिंग कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। जब इसको गर्त कहते हैं यानी कि ऊपर वाला को और ऊपर वाला को दोनों मिला दिया जाता है, तो इसको लेमडा से सूचित करते हैं और तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और निचलका को, नीचे वाला को और निचलका को गर्त अगर मिला देते हैं उसको भी कहा जाता है लेमडा। जब ये 10 होगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन पे आइए। 2 क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान निकालिए। जब कहा क्वेश्चन में कि 2 क्रमिक शीर्ष का मतलब है कि ऊपरे वाला 2 क्रमिक शीर्ष, यानी कि लेमडा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, तो 10 सेंटीमीटर जब दिया गया है तो तरंग दैर्घ्य तो यही होता है, तरंग दैर्घ्य ऊपर ही वाला होता है। दोनों के बीच के दूरी भी नीचे वाला का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और ऊपर को एक दूसरे से मिला दिया जाता है, तो ऊपर से एक दूसरे को तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आपको वही होगा, तरंग दैर्घ्य भी सेम होगा। तो सेम होगा तो ये मीटर में दिया गया है, तो 10 से अगर मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि अगर एगो शीर्ष और एगो गर्त दोनों को मिलाकर अगर कहा कि क्वेश्चन में कि दोनों को मिलाकर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमारा तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो कहने का मतलब है कि तरंग दैर्घ्य आधा हुआ 10 और इधर भी गर्तवा से मिला दीजिएगा तब ना 10 होगा, तो तरंग दैर्घ्य तो दोनों बराबर होता है। दोनों जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक आपका, दोनों जब तक यहाँ देखिए, दोनों जब तक नहीं मिलाएंगे यहाँ पे तब तक आपका नहीं बनेगा। और एक सिंग और एक गर्द से अगर मिलाते हैं तो 10 सेंटीमीटर, और दोनों को मिलाएंगे, यहाँ भी अगर मिलाएंगे 10 सेंटीमीटर तब भी ना आपका तरंग दैर्घ्य होगा आधा 10 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला देने से हमारा 20 सेंटीमीटर होगा। किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि किण्वन कहने का मतलब है किण्वन C6H12O6, ग्लूकोज जब खमीर में अगर तोड़िएगा तो C2H5OH प्लस CO2 में बदल जाएगा, तो ग्लूकोज खमीर से जब टूटेगा इथाइल अल्कोहल में, और इथाइल अल्कोहल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तत्व बताते हैं कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तत्व यौगिक मिश्रण क्या है? तत्व यौगिक और मिश्रण क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, तत्व अकेले होता है, जैसे Fe दिया गया है, Cu दिया गया है, कार्बन होगा, मैग्नीशियम होगा, यानी कहने का मतलब है कि तत्व वही होगा जो अकेले सूत्र होगा, और यौगिक वही होगा जिसका 2 या 2 से अधिक सूत्र होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइपर ऑक्साइड, मतलब आपको H2SO4, ये सब जो है 2 या 2 से अधिक फॉर्मूला है, 2 या 2 से अधिक फॉर्मेट का है, तो ये हमारा यौगिक होगा, यौगिक। और मिश्रण किसको कहा जाता है? जो सूत्र हुईबे नहीं करता है, हवा का सूत्र होता है वो,
शरबतवा का सूत्र होता है, पढ़ा है तू? तो शरबत का कभी सूत्र नहीं होता है। तो जब शरबत का सूत्र नहीं होता है, जबकि हवा का सूत्र नहीं होता है, इसका मतलब पानी का होता है। तो पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चीनी का होता है, चीनी का होता है। और लेकिन अगर हम क्या बताएं कि तत्व वही होगा जो अकेले सूत्र होता है, यौगिक वही होगा जो दो या दो से अधिक सूत्र होता है, और मिश्रण वह होगा जो सूत्र नहीं होगा, जैसे हवा, शरबत। ला 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 ला। आजा क्वेश्चन नंबर पे चला। हाँ, निम्नलिखित में से मिश्रण नहीं है, कौन सा बताइए? मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है मतलब इसका मिश्रण नहीं है। तो हम बात करते हैं कांच। कांच, कांच अगर शीशा कह दे तो पीबी, यह एक तत्व है। लेकिन अगर बात कीजिएगा तो शीशा में अगर पीबी को कुछ अगर मिला दीजिएगा, कुछो मतलब आलू, बकरी, भैंस, कुर्सी, बेंच, बोर्ड, मतलब कुछ पीबी में अगर कुछ मिला देने से, पीबी में कुछ मिला दीजिएगा तो कांच का निर्माण हो जाता है। और पीबी में कुछ मिलाइएगा तो ये होगा ये मिश्रण न हो जाएगा, ये मिश्रण न होगा। पीतल मिश्रण होता है, इस्पात मिश्रण होता है। तो इस तरह से हमारा ग्रेफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है? यौगिक यानी कि यौगिक मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अगर रहेगा तो हमारा यौगिक कहलाएगा। पारा, पारा Hg, Hg ये तो तत्व है भैया। शरबत अभी बताया कि शरबत में सूत्र नहीं होता, इस तरह से हमारा मिश्रण हो जाएगा। वायु, वायु मिश्रण होता है। अमोनिया NH3, NH3, अमोनिया NH3, यह बिल्कुल दो या दो से अधिक है, और दो या दो से अधिक होने के कारण हम लोग यौगिक कह सकते हैं। इस तरह से हमारा अमोनिया इज द करेक्ट आंसर रहा हमारा। फ्यूज की तार, रेटिंग, रेटिंग को हम लोग दूसरा नाम लिखते हैं दक्षता। दक्षता यानी कि फ्यूज की तार की दक्षता निम्नलिखित में से व्यक्त करता है। अच्छा एक बात बताइए, यानी फ्यूज की तार अगर बात कीजिएगा तो फ्यूज की तार रेटिंग से किसको व्यक्त करता है? तो आज के बाद आपको याद करवा देते हैं। मशीन, मशीन की बात कीजिएगा तो मशीन की दक्षता होता है या रेटिंग होता है, दोनों कह सकते हैं। तो दोनों कह सकते हैं, दोनों। यानी कि मशीन की दक्षता किलोवाट में होता है, जबकि बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट में होता है, मेगावाट, मेगावाट में होता है। फ्यूज या स्विच या एमसीबी, फ्यूज, स्विच या एमसीबी की दक्षता एम्पियर में होता है, जबकि बैटरी की दक्षता AH में होता है या WH में होता है, यानी एम्पियर में AH या WH। पहला ऑप्शन 1 रखिएगा, दूसरा ऑप्शन 2 रखिएगा। फिर से एक बार सुनिएगा। बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट, मशीन की दक्षता किलोवाट, फ्यूज या तार या एमसीबी की दक्षता एम्पियर में होता है, और बैटरी का भी आप याद रखिएगा। इस तरह से हमारा पूछा क्या? फ्यूज की तार, यानी कि फ्यूज की तार की दक्षता या रेटिंग क्या होगा भैया? एम्पियर होगा। इस तरह से हमारा एम्पियर हो जाएगा। फ्यूज की तार निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करेगा? तो एम्पियर को, एम्पियर को व्यक्त करेगा, एम्पियर को व्यक्त करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सही सलामत समझ में आ गया होगा। वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और ना ही अकारक है, तो मतलब ना ही ऑक्सीकारक, नहीं ऑक्सीकारक है, यानी कहने का मतलब यह है कि नहीं तो ऑक्सीकारक हो और नहीं अकारक हो, तो कहने का मतलब है ना हो। तो इसका इंग्लिश में हम अभी अभी एकदम डिटो बताने की कोशिश करता हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, ऐसा अगर नहीं तत्व, वैसा तत्व जो ना ऑक्सीकारक हो और नहीं अकारक हो, तो इसका बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। वही ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में पहले समझ जाइए। ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण होता है, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अकारक होता है, एक उपचयन होता है और एक
अपचायक होता है। और इसमें सारा के सारा में ये मेथड जो है इसके सारा के सारा में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है और इसमें जो है ऑक्सीजन हटता है, हटता है। तो ठीक है, एक बार फिर से ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचायक, ये सारा में सारा ऑक्सीजन जुटता है और ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। एक बार फिर से ऑक्सीकरण, ये सारा के सारा अगर बात कीजिएगा, ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचायक, ये सारा के सारा में ऑक्सीजन O2 जुटता है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब आ जाइए इधर, आप आ जाइए, अब इस साइड आ जाइए। अवकारण, ऑक्सीकारक और अपचयन और उपचायक, ये सारा एक ही नाम है, सिर्फ हिंदी के कन्फ्यूज किया गया है। ये ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचायक सारा का सारा एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आपको हिंदी इंग्लिश में एग्जाम भी होता है। और ऑक्सीडेशन की बात करें ना हो चला, तो ऑक्सीकरण की संख्या घटता है और इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, अवकरण, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक, ये सारा का इंग्लिश की अगर थॉट बात कीजिएगा तो रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का अगर बात कीजिएगा तो ऑक्सीजन जो होता है हट जाता है और ऑक्सीकरण की संख्या घटती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। आप अपने आंसर पे आइए। वह तत्व जो न ऑक्सीकारक है और न ही अवकारक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हम अभी बताएं कि ऑक्सीकारक और अवकारक नहीं हो तो जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो, वही ऑप्शन नंबर 8 होगा। यानी कि ऊपर में 6 2 8, यानी कहने का मतलब है कि 6 2 8 यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमारा ए आंसर आ जाएगा। बात कीजिएगा, हम अभी बताएं कि ऑक्सीकरण, अवकारण, उपचायक, अपचायक, ऑक्सीजन जुटता है, लेकिन अवकारण, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीजन हटता है और ऑक्सीकरण संख्या घटती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और ऑक्सीडेशन में आ जाइएगा तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। टनटना। श्वसन क्या है? अच्छा एक बात बताइए, श्वसन क्या है? तो श्वसन से टेक्निक धीमाइए। श्वसन यानी ऑक्सीजन जुटता है, तो ऑक्सीजन जुटता है यानी कि श्वसन में ऑक्सीजन जुटता है। हम अभी बताया कि जब ऑक्सीजन जुटता है, यहाँ ऑक्सीजन जुटता है, तो चाहे तो आपको ऑक्सीकरण आंसर होगा, अवकारक आंसर होगा, उपचयन होगा या अपचायक होगा। तो ऑप्शन नंबर से मिलाते हैं, चाहे तो अपचयन होगा चाहे उपचयन होगा। तो क्या क्या दिया है? उपचयन अपचायक, उपचयन अपचायक, उपचयन अपचायक, उपचयन अपचायक, उपचयन अपचायक, उपचयन अपचायक, अपचायक। अपचायक है ही नहीं, ये तो अपचयन है, ये नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर ये रहा। बेकिंग पाउडर खाने वाला होता है जिसे आप हैंड से खाते हैं। इसको बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3 होगा, डैश और का मिश्रण होता है। यानी कि बेकिंग पाउडर की बात कीजिएगा तो इसका मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में और टार्ट्रिक अम्ल में। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल से आपका बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है। प्रजनन, ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें प्रजनक मतलब
बढ़ावा देना। मान लीजिए कि हमारा शादी हो गया, तो हमारा शादी के बाद बच्चा होगा, तो बच्चा देने के बाद बच्चा होगा, मतलब हमारा नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे। तो जब बच्चा होगा तो हमारे प्रजनन में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी होने के बाद यानी कि हम जो हैं एक है, अब दो प्राणी हो गए। तो दो प्राणी यानी हम पहले एक हुआ करते थे, अब दो प्राणी हो गया, 2 से 3 हो गए। तो प्रजनन का मतलब होता है कि बढ़ जाता है, यानी कि उत्पादन होता है। इस तरह से अगर खपत की बात कीजिएगा, विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है, मतलब जितनी हमको टेंशन होगा, उसके बाद उत्पादक उससे अधिक होगा। यानी कि हम जितना भी मतलब खपत करें, हम एनर्जी कितना भी लॉस करें, उसके बाद तो अगर प्रजनन की बात कीजिएगा तो हमारा प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए हमारा उत्पादन उससे अधिक होती है, यानी कि भारी भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तांबा के चकती में एक छेद है, देख भैया इसमें छेद है, इसमें छेद है। तो इसको गर्म करते हैं, तो जब गर्म हम करेंगे तो इधर दोनों तरफ से छेदवा जो है ना बढ़ेगा, चारों तरफ से छेदवा जो है ना बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा और मज़ेदार तरीके से आप घर पे रहिए, घर पे पढ़िए, और घर पे पढ़ने के बाद आप नौकरी लीजिए और अपने समाज में आत्मनिर्भर रहिए, और अपने समाज से आप अच्छे तरह से स्वीकारिए और समाज आपको सल्यूट करेगा। और सल्यूट करने के बाद आप खुद समझदार हैं, आपको इज्जतदार बनना चाहिए। थैंक यू।